Hello friends, now we have moved in the next lecture and in this lecture we will cover about some basic forces in nature. Got it? But make sure you have always पहले की तरह ही और हमेशा की तरह you have attended the previous lecture and then you are proceeding to this lecture. Have you got it? So keep these points in mind and let us start with the topic. But make sure what I have told you, what you are making the notes from this lecture, you must revise the lectures and you must revise your notes so that you will be 100% able to learn about from this session. Got it? देखिए जो टॉपिक है आपका उसका नाम है बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो देखो बेसिक फोर्सेस इन नेचर क्या है, उन्हीं सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं। बेसिक फोर्सेस है जी कहाँ है, तो इन नेचर यानी कि प्राकृतिक में। जी हाँ, अगर नेचर की बातें करें वैसे तो फोर्स आपने 8 में भी पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और आपने 9th में भी पढ़ा होगा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, जस्ट लाइक दिस। बट नाउ वी हैव टर्न्ड सम न्यू पॉइंट्स। अब इसमें जब 11th में आए हो तो इसमें आपको टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। नेचर की बातें कर रहा हूँ, यानी कि प्राकृतिक में कुछ भी करते तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, कुछ फोर्स वगैरह ये सब अवेलेबल रहता होता ही होता है। वही हमारा बेसिक फोर्सेस इन नेचर हो, जो कि प्रकृति में पहले से ही लगता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और वो क्या हो सकता है, मैं इन सारी चीजों को डिस्कशन करता हूँ। तो देखिए मैं लिख रहा हूं कि फ्लोविंग आर द बेसिक फोर्सेस। कहाँ है, तो इन नेचर। नेचर में कुछ निम्नलिखित बेसिक फोर्सेस है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, वो है द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन नहीं जानता है, सभी कोई जानता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट इसका भी नाम सुना होगा, गेस करो, द वेरी गुड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। एंड द लास्ट वन और चौथा प्रकार का बेसिक फोर्सेस इन नेचर उपलब्ध है, उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बोलिए क्या नाम हो जाएगा, द वीक न्यूक्लियर फोर्स। जी हाँ, द वीक न्यूक्लियर फोर्स। हैव यू गॉट इट? तो मेनली और मुख्य प्रकार से इन्हीं चार तरह का ही फोर्स उपलब्ध होता है। ठीक है ना, हमारे नेचर में। और बाकी तो हम लोग नाम देते हैं कि ये है, वो है, ऐसे है, उसको डेराइव्ड बोल दीजिए, चाहे जो कहिए। कि इन्हीं सारी चीजों से मैं अपने तरह से स्तर से समझने के लिए साइंटिस्ट जो है वो और भी सारी चीजों को नाम देते हैं। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। देखिए जब मैंने ये 4 तरह का फोर्स लिखाया हूं, अब समय आ गया है कि इन चारों फोर्सेस को 1 by 1 करके आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूं और समझाता हूं। मैं आपको बताऊंगा, वैसे चाहूं तो मैं यहीं पे छोड़ दूं और इन चारों फोर्सेस को आपको डील किया जाएगा जब फोर्स और ग्रेविटेशन जो एक चैप्टर है 11th का उसमें बताया जाएगा। बट मैं फिर भी वो उस समय भी पढ़िएगा और इस समय भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जानकारी लेने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, जितना चाहो ले लो, समंदर की तरह, उसमें से कितना है ना, तो फिर उसी जस्ट लाइक दैट। एनी हाउ लेट अस सी, नाउ आई विल बी कवर अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, व्हाट इट, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मैं बातें करूंगा, फिर फाइनली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की मैं बातें करूंगा। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। तो लेट अस सी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, वैल्यूज क्या होगा, और मैं प्रॉपर्टीज की भी मैं बातें करूंगा। उसी जस्ट लाइक दैट इन्हीं सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा आपको और आपको सिखाऊंगा, बट आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गॉट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन दिस वन, इसको मेंशन कीजिए ताकि मैं 1 by 1 करके आपको बता सके कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या। ठीक है ना, आप इसे लिखिए। नाउ वी विल कवर अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स यह एक प्रकार हुआ बेसिक फोर्सेस इन नेचर का। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है,
तो आप उससे कह दीजिएगा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन ईच अदर व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इट, यही डिफिनेशन हो। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। मैंने अभी भी बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस संसार में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही हूं, तो मैं इस मार्कर को खींच रहा हूं, आकर्षित कर रहा हूं अपनी ओर, और ये मार्कर भी मुझे खींच रहा है अपनी ओर, ठीक है ना। तो इसी तरह के फोर्स को नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। जैसे मेरे सामने यहाँ पे कैमरास है, कैमरास मुझे फोर्स लगा रहा है मुझ पे, और मैं भी कैमरास को फोर्स लगा रहा हूं, तो कैमरास जो है वो मुझे खींच रहा है अपनी ओर, और मैं भी कैमरास को खींच रहा हूं अपनी ओर, ठीक है। बट अपनी जगह से खिसक क्यों नहीं रहा? शायद इसलिए क्योंकि हमारे और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही छोटा सा फोर्स लग रहा है, यानी कि उसका वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग खिंचा नहीं रहे, या फिर कैमरा से उठ के मेरे पास नहीं आ रहा। समझ गया ना? तो आप भी अपने स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप पर देख रहे हो, स्मार्टफोन में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, जो भी, तो कंप्यूटर भी या फिर डेस्कटॉप भी या फिर स्क्रीन भी आपको खींच रहा है अपनी ओर, और आप भी अपने स्मार्टफोन को अपनी ओर खींच रहे हो। समझ गया ना? Got it? शायद आप भी कहीं बैठे हो तो मैं भी आपको खींच रहा हूं, और आप भी मुझे खींच रहे हैं अपने। हाँ, वो अलग बात है कि पता नहीं चल रहा है। समझ गया? तो जो अट्रैक्शन का फोर्स हुआ, खिंचाव, कोई भी दो ऑब्जेक्ट खिंचा तिरी का फोर्स जो है अपनी ओर, इसी तरह के फोर्सेस का नाम देते हैं। कौन सा फोर्स है स्टूडेंट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक प्रकार है किसका? तो बेसिक फोर्सेस इन नेचर का। कोई पूछा बता देगा, अच्छी बात है। तो कैसा फोर्स है? तो अट्रैक्शनल फोर्स है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि इट इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अधीन आता है। ये गवर्न का हिंदी मीनिंग होता है, गवर्न का हिंदी मीनिंग हुआ अधीन, अधीन, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंतर्गत आता है यह हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन कर सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हैव यू गॉट इट? कि क्यों होता है, क्यों गवर्न किया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? चलिए, अच्छी बात है। नाउ लेट अस सी, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को अपनी ओर, तो उस फोर्स का क्या वैल्यूज है, उस फोर्स का क्या अमाउंट रह गया, मैं पता करना चाहता हूं। तो कैसे पता लगाएं? तो आइए, तरीका है, डोंट वरी, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, इस पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में से दे सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि नहीं? तो यस, ऑफ कोर्स है, गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी के अंतर्गत आता है, यानी अधीन है। मैं मान लिया हूं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पहला ऑब्जेक्ट है m1 मास का, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का, आर हेल्ड एट ए डिस्टेंस r, जो डिस्टेंस कितना पर है, r पर है। जैसे सपोज दैट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, मैं मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, मास है m1, और ये कोई मास है m2 है, ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, r है। समझ गया ना? तो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगता ही है, अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो अट्रैक्शनल फोर्स है, दोनों खींच रहा है। तो कितना फोर्स है वो, उसका वैल्यूज क्या है, इसी को मैं आपको निकालने के लिए सिखाता हूं, ठीक है। तो ठीक है, मान लिया कि m1 है और m2 है, और डिस्टेंस r के पर रखा हुआ, दोनों का दूरी है, गैप है, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। इस फार्मूला के बारे में और जानना चाहते हैं, डोंट वरी, मैं आपको सिखाता हूं। जो हमारा ये F है वो अट्रैक्शनल फोर्स है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे ये m1 है m2 है, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, F, वो निकलेगा इससे, यानी कि अट्रैक्शनल फोर्स निकलेगा इससे, ठीक है ना। और m1 पता है, m1 का वैल्यूज आपको दिया रहेगा m2,
m2 का मास दिया हुआ रहेगा और डिस्टेंस कितना है और वो भी दिया हुआ रहेगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा। लेकिन g आपको पता नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए मैं क्या लिखा हूं, वेयर g इज इक्वल टू, g का वैल्यूज यहाँ पे पहले से ही आपको याद कर लेना जो क्या है, तो जो कि एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। वहां पे ये वैल्यूज होगा कि g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। यही एस यूनिट भी है g का, ठीक है। याद रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से भी दे देते हैं कि g का जो वैल्यूज है वो क्या होगा, या फिर g जो है वो क्या होता है। तो मैं बोल दिया कि विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इस g को क्या नाम देते हैं, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम देते हैं, जिसका वैल्यूज होता है क्या होता है, तो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। इस पूरे पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए, विच इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। लेकिन जहां पे F जो है वो F हमारा क्या है, तो F जो है वो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोग F निकाले हैं वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसी को निकालने के लिए हमने F से डिनोट किया, ठीक है ना। यहाँ पे निर्देश दे दिया, कोई कंफ्यूजन है, इतना में किसी को समस्या है तो तुरंत बोलेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को आसानी से, क्योंकि आपको हर एक चीज पहले से ही बताया हुआ है ना। तब इतना में क्लियर है, कंफ्यूजन एनी कंफ्यूजन एंड डाउट्स, नो डाउट्स, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से भी पूछ सकते हैं। अब देखिए जो हमारा m1 है, अब जैसे कि आपको दे दिया रहेगा फोर्स का वैल्यू कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना न्यूटन है, g तो पहले से ही पता है, r दिया हुआ रहेगा, m2 दिया हुआ रहेगा, लेकिन m1 नहीं दिया रहेगा तो फिर भी निकल जाएगा। इस फार्मूलाज में कितना चीजों का इस्तेमाल किया गया, तो 1 है, 2 3 4 5 है, 5 चीज है इसमें, तो कोई भी एक चीज नहीं रहेगा, 4 चीज दिया हुआ रहेगा तो पांचवा चीज अपने से निकल जाएगा। m1 नहीं दिया हुआ रहेगा, m2 रहेगा या r2 रहेगा, और g दिया हुआ रहा है, f दिया हुआ रहा है तो m1 निकल जाए। उसी प्रकार से r नहीं दिया हुआ रहा है, m2 दिया हुआ रहा है, m1 रहा है, ये भी दिया हुआ रहा है, ये भी दिया हुआ रहा है, तो r निकाल सकता है, डिस्टेंस निकाल सकता है, वो भी बहुत आसानी से क्रॉस करके इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, आराम से निकाल जाएगा, है ना। तब आई होप कि आपने इसे सीखा होगा। चलिए अच्छी बात है। इसे क्या कीजिए, बस आप एक बार इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं कुछ और आगे की बातें मैं आपको से बता सकूं, ठीक है। वेरी गुड। Now let us talk about these properties of gravitational force। ये gravitational force का क्या प्रॉपर्टी होता है, मैं इन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मेक श्योर कि जो हमारा ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन 1 2 3 तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज मैंने लिखाया है, और जितना भी लिखा हूँ इन सारे छठों प्रॉपर्टीज में से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, और अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए बी केयरफुल। देखिए मैं लिखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज का मतलब है गुण, विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ निम्नलिखित प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने लिख रखा। पहला है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा, कभी रिपल्सिव इन नेचर हो ही नहीं सकता, ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्शनल फोर्स है, इसीलिए कह दिया कि ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। समझ गए, गलती से भी नहीं होगा, ठीक है ना, होना ही नहीं है, बस जानिए कि अट्रैक्टिव फोर्स है, बस यही होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ देगा कि क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव है, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सा है जो अट्रैक्टिव फोर्स है। ऑप्शन ए में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है आंसर में होगा, है ना। तब आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि इट इज सेंट्रल फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तो हाँ है। सेंट्रल फोर्स का मतलब नहीं समझे, समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि दैट इज कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है।
तो सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब हुआ कि इस m1 ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, और इस m2 का जो सेंटर है कहीं यहाँ पे होगा सपोज दैट, तो यहाँ से फोर्स लगेगा और इसका सेंटर यहाँ से फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ये दोनों सेंटर से यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्टर, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, कहीं कोई रिपल्शन ना समझ ले भाई, इसीलिए मैं यहाँ पे अट्रैक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो सेंटर से जो खिंचाव महसूस करेगा वही हमारा हुआ कि सेंट्रल फोर्स। आई होप कि आपने समझा होगा कि सेंट्रल फोर्स का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इसके सेंटर से लगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के चला यहाँ से, नहीं, इसका जो एकदम खासम खास बीच है यहाँ से एकदम वैल्यू इसकी मेजरमेंट होती है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। कोई पूछा बता दे क्यों, क्योंकि भाई सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से लगाया जाता है फोर्स, ठीक है ना, अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर रूल। जो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओबेज का मतलब होता है फॉलो करना, यानी कि लागू होता है इनवर्स स्क्वायर रूल। स्क्वायर रूल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर लागू हो जाता है, वो फॉलो करता है। तो क्या बताया गया भैया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो बताया गया कि जो F है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल बताया गया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस F निकालेंगे वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये है हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल जो न्यूटन्स के द्वारा बताया गया था। समझ गया ना, आई होप कि आपने समझा होगा। और वैसे भी F बराबर अभी भी फार्मूला दिया G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, बताया तो बाई आर स्क्वायर, यानी कि नीचे आर स्क्वायर और ऊपर था G इंटू m1 इंटू m2 था और नीचे आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। और जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल है। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर रूल को, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है कि क्या वो इनवर्स स्क्वायर रूल को ओबे करता है कि नहीं करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। तो सर ये ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव कैसे, तो पूछा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस द इनवर्स स्क्वायर रूल इज फॉलोड बाय इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, तो ऑप्शन में दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी कुछ रहेगा तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को टिक आउट करना है। समझ गया, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग हियर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द बिगेस्ट फोर्स, वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जितना भी तरह का फोर्स है, चार तरह का, मेनली मुख्य रूप से बेसिक फोर्सेस इन नेचर कितने तरह का हो सकता है, तो चार तरह का फोर्स है। तो जो चार तरह का फोर्स है हमारे नेचर में, उसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे कमजोर फोर्स है। कौन, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा यहां से कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज द बिगेस्ट फोर्सेस, तो आंसर में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो ऑल दीस पॉइंट्स यू मस्ट टू कीप इन योर माइंड्स बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। गॉट इट। नेक्स्ट, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, जो ये भी पूछेगा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है कि नहीं है, तो हाँ ऑफ कोर्स है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में, वो आप समझ पा रहे हैं, एक एक लाइन एक एक शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कंपटीशंस की बातें कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की बातें नहीं कर रहा हूँ, शायद इसे पूछेगा भी नहीं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से कुछ भी आ सकता है लेकिन ज्यादा कुछ आएगा नहीं। आपको जो एक बार अटेंड कीजिएगा, मैं कॉम्पिटिटिव लेवल तक बताता हूँ आपको, तो बोर्ड का क्या ही चिंता करना है नजदीक तक। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, कितना 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर और भी किलोमीटर। आप भी बैठे हैं और मैं यहाँ पे हूँ, पता नहीं कि आप कहाँ मुझे देख पा रहे हैं, कहाँ सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, और मैं कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहा हूँ, बट आप भी और मैं भी, हम दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है ना। तुम भी मुझे खींच रहे हो अपनी ओर और मैं भी आपको खींच रहा हूँ अपनी ओर। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। आई होप कि इस एग्जांपल से पता चलेगा कि कितना लॉन्ग रेंज, बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए यहाँ पे मैं लिखा कि कंजर्वेटिव फोर्स, किसी लड़के को समझ नहीं आ रहा कि कंजर्वेटिव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि जो हमारा पाथ, एक पाथ हम सीधे जाते हैं,
तो कुछ काम किए, वर्क डन निकलेगा, और एक क्या किया, इधर गया फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गया, तो यहाँ भी काम हुआ। तो जो सीधे गए हैं एक पाथ हुआ, और टेढ़ा होकर गए हैं भी एक पाथ है। तो दोनों जो काम किया वर्क डन निकलेगा वो दोनों का बराबर निकलेगा। ये इसी को नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बाकी वर्क एनर्जी पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। कोई पूछा खाली जानकारी के लिए कि कंजर्वेटिव, आपको याद कर लेना कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है कहलाता है। ठीक है, कोई पूछ दे शायद कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो, तो कहिएगा कि वर्क डन होगा जैसे कि उसका जो पाथ कैसा भी रहे, या तो सीधा पाथ रहे या फिर जिगजैग रहे, लेकिन वर्क डन जो है वो सेम होगा, वही हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इतनी सारी चीजों को आप तुरंत से इसे नोट कीजिए ताकि मैं आपको और भी कुछ बहुत सारी चीजों को सिखा सकूं। ठीक है ना। Now let us talk about this some examples of gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसका वैल्यूज को कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है ना। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या एग्जांपल्स हो सकता है हमारे जीवन, उसका प्रॉपर्टीज भी बता दी। अब एग्जांपल्स कुछ देखते हैं जी, किसका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो क्या दिक्कत है, आओ चलो जानते हैं ना। लेट अस सी। देखो मैं लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन एवरीडे लाइफ। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैसा एग्जांपल्स मैं आपको सिखा रहा हूं जो हमारा प्रत्येक जीवन, हमारे जीवन लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी, लेट अस नो। पहला एग्जांपल्स है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, फॉल्स। एक स्टोन्स को ड्रॉप किया तो वो क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि गिर गया नीचे। क्यों भाई, तो क्योंकि द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्टोन। जो हमारा अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है किस पे, स्टोन्स पे, इसीलिए वो गिर गया। देखिए मैंने डबल गुड मार दिया क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको 9th क्लास में ही बताया गया होगा कि किसी भी स्टोन्स को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो वो नीचे आ जाता है, तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण, इस प्रकार से बताया गया होगा। ठीक है ना। तो वही चीज अभी भी मैं बता रहा हूं कि जो हमारा स्टोन है वो उसको नीचे कुछ इस प्रकार से, अगर सपोज इस प्रकार से छोड़े वो नीचे की ओर आ गया, क्यों आ गया, ऊपर क्यों न चला गया, या फिर यहीं क्यों न रह गया, ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके उसको पुल किया, खींच लिया अपनी ओर, आकर्षित कर लिया। अब कहेगा कि सर ये भी तो खींच रहा है, हाँ बिल्कुल खींच रहा है, तो दिक्कत क्या है, अर्थ ही कहाँ है, क्या है? अरे कैसे आ जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बिग है। तो जब बड़ा है तो बड़ा फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं लगा रहा हमारे अर्थ पे, ये भी खींच रहा है, लेकिन इसका जो फोर्स लगाया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स इसके द्वारा, इस मार्कर के द्वारा, वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल, इसलिए अर्थ इसके पास नहीं आएगा बल्कि ये चला जाएगा अर्थ के पास। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ सर इतना तो पता ही था, पहले से ही पता था सर, 9th में, शायद उससे भी पहले से। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से जान लिए तो हानि तो नहीं करेगा जी, है ना। एनी हाउ, तो इस चीज को ध्यान में रखें। मैं यहाँ पे कारण भी लिखा दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो स्टोन के ऊपर लगा, किसके द्वारा लगाया गया भाई, तो अर्थ के द्वारा लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। कोई पूछेगा कि हमारा जो रोटेशन होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, वो किसके कारण होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसको भी याद रखें, ये ना ही सिर्फ एग्जांपल्स है बल्कि आपको शायद 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चंस जो है वो जूनियर क्लासेस में आपसे शायद पूछे हुए कोई टीचर, वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो देख पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर नहीं रहता तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स था, है ना। तब जिसको जहां रखते वहीं रह जाता, फुटबॉल को मारते खेलने के लिए हवा में रह जाता। कल्पना कीजिए फुटबॉल मारे एकदम कस के, एकदम दिए किक मारे, अब फुटबॉल हाथ में लग गया, नीचे गिरा नहीं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम था। कितना फुटबॉल लाते, अब बार बार कैसे नीचे आता, नहीं खेल पाते। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। इनफैक्ट हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें संभाल करके रखनी चाहिए। वी मस्ट बी केयरफुल। अब वॉलीबॉल कोई लड़का खेल रहा या फिर बैडमिंटन खेल रहा तो क्या होता है, कॉक मारे वहीं रह गए, नीचे नहीं आया, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नहीं, कहां से आएगा, इसीलिए बी केयरफुल। ठीक है, समझ गए होंगे। तो जो हमारा अब ये सेकंड एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारा सपोज दैट ये सन है और ये अर्थ है, तो जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है। क्यों, क्योंकि जो सन है वो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण अर्थ जो है वो सन के चारों ओर लगा रहा है। तो क्या ये नहीं लगा रहा, ये भी लगा रहा है।
लेकिन ये इसके क्योंकि सन जो है बड़ा है अर्थ से, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा फोर्स लगा रहा है ये अपना, तो मूव कर रहा है। गॉट इट? गॉट इट। कोई पूछे बता देगा ना कि क्यों घूम रहा है भाई, बता देना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व्स कर रहा है किसके, तो अराउंड द अर्थ। क्यों भाई, कोई पूछेगा ना क्यों, तो ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि जो अर्थ है वो मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसी के चलते ये घूम रहा है। समझ गया ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ही महत्व है। अगर ये अर्थ नहीं घूमता, ठंडे मौसम गर्मी का कहानी नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम्स था ना। क्यों, क्योंकि पार्टिकुलर सीजन में पार्टिकुलर लोग कुछ कारनामे कर जाते हैं, आप लोग देखे होंगे है ना, जैसे सब्जी वगैरह ये सब हो गया, ये छिलो वो छिलो, तो वो एक पार्टिकुलर सीजन में ही आता है। जैसे आम का सीजन, आम सालों नहीं मिलता हमारे बिहार स्टेट या फिर पटना की मैं बातें कर रहा हूँ, बाकी आपके कोल्ड स्टोर में क्या ही कहना है ना, आजकल तो कुछ भी कहीं भी मिल जाता है जी। बट सच्चाई है कि पार्टिकुलर सीजन में तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए घूम रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लैब से रिलेटेड है, इसीलिए कुछ एग्जांपल्स का मैंने लिखा दिया ताकि आप ध्यान रखें। वैसे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था, जो आपको जानना चाहिए, वो मैंने बताया। जो याद रहे, जो हमारा अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है किसके ऊपर, मून के ऊपर, इसीलिए जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ गए? उसी तरह से अर्थ जो है वो सन के चारों ओर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया। अब जूनियर सेक्शन में थे हम लोग, तो सोचते थे चौथा में पांचवा में कि क्यों घूमता है अर्थ में, घूमता है पता कहाँ नहीं चलता है, और हम लोग गिर कहाँ, तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन लेते चले जाएगा ना, वैसे वैसे आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत पूछता था, बट जैसे जैसे 11th में, फिर 12th में, फिर आगे गया, फिर और आगे गया, फिर अब क्या ही करना है ना। तब इसीलिए बी केयरफुल एंड मेक पेशेंस, बट डोंट वरी, इसे लिख लीजिए ताकि मैं कुछ और आपसे बातें कर सकूं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसके अंतर्गत में जितनी सारी चीजों को बताना लायक था, या फिर जितना बताना चाहिए था, उतना सारा कुछ मैंने आपको बताया। बट अब समय आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के और मूव करें, और इसमें सब कुछ मैं आपको बता दूं। देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना कि मैं क्या लिखा हूं पहले से, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो एंड लिसन टू मी, बाकी सारा डॉट्स आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे आपको समझना है और बस ध्यान देना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपको तकलीफ तो तब होगा ना जब आपको कुछ करना पड़े। आपको जब मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूं, बस आपको उसको फॉलो करना, और कुछ करना नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। तो लेट अस सी, देखिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, इसका डेफिनेशंस बताइए, तो आप उससे कहना कि द फोर्स विच इंक्लूड्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वैसा किसी भी तरह का फोर्स जो क्या हो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिला हुआ रहे, तब कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि यहाँ पे नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक भी रहेगा और मैग्नेटिक लिखा हुआ है यानी कि मैग्नेटिक पावर भी रहेगा। तो जब दोनों रहे, इलेक्ट्रिक के द्वारा भी फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, तब ऐसे फोर्सेस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हैव यू गॉट इट? कोई पूछा बता देगा ना, ऑफ कोर्स बोल देंगे सर, चलिए अच्छी बात है। लेट अस सी, अब इन इलेक्ट्रोस्टैट, देखिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट जो है वो एक चैप्टर्स का ही नाम है, ठीक है, जो आपको 12 में भी पढ़ना है, चैप्टर्स का ही नाम है इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है ना, 12 में पढ़ोगे डिटेल। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि जो चार्ज होता है उसको रेस्ट में मान लेते हैं, चार्ज जो है वो रुका हुआ भैया। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट या फिर जो चार्जेस रहेगा वो मोशन में नहीं रहेगा बल्कि रेस्ट में रहेगा। अभी क्या है कि हमारे इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वो क्या है, मोशन में है ना, लेकिन रुका हुआ रहना चाहिए, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस सी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब या फिर फॉरवर्ड स्लैश और देख करके मैंने लिखा दिया है रेस्ट,
यानी कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जो चार्ज है वो रुका हुआ। तो द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक या फिर रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं बातें करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट में, जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज ये इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों रेस्ट में है, तो जो हमारा फोर्स जो होगा वो फोर्स रहेगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, तो कूलम्स लॉ के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब इसी फोर्स को कैसे निकालेंगे कूलम्स लॉ के माध्यम से, आपको मैं सिखाता हूं। मैं यहाँ पे लिख रखा हूं कि सपोज मान लेते हैं जी कि टू चार्जेस Q एंड Q2 आर एट अ डिस्टेंस r, दैट इज यहाँ पे ऐसे करके मान लेता हूं कि ये जो चार्ज है वो एक Q1 है और ये जो एक चार्ज है वो एक Q2 है और दोनों का डिस्टेंस जो है वो r है। ठीक है, r है, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, तो वो उसका वैल्यू जो है वो क्या होगा उसको निकालते हैं किसके माध्यम से, तो कूलम्स लॉ। तो ये दो चार्ज मान लिया जो रेस्ट में है, कितना दूरी पर है, r पर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना लगा, तो उसको निकालने के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किए। कूलम्स लॉ के माध्यम से मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर E नॉट भी इसको बोलते हैं, लेकिन पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। आपको एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलने आएगा तो E नॉट भी बोल के काम चला लेगा। वैसे भी काम ही चलाना तो है ना, लेकिन काम चलाने से थोड़ी पेट भरेगा चाहे मन भरेगा। एनी हाउ, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बाई r स्क्वायर। समझ गया, ये फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा और ये फार्मूला जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत इस्तेमाल होगा। मैं अभी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करने वाला क्योंकि मैं अभी फिजिकल जो भी कहिए फिजिकल वर्ल्ड, हाँ यही कुछ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान भी नहीं रहता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो इसीलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ सारी चीजों के बारे में। डिटेल एक्सप्लेनेशन तब होगा जब ग्रेविटेशन या फिर फोर्स आपको पढ़ाएंगे, उस समय सारे चीजों के ऊपर क्वेश्चंस भी बताएंगे और अप्लाई करने के लिए सिखाएंगे। बट नाउ दिस इज द इनफ। ठीक है, अब देखिए कोई लड़का सोच रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट का पाई का तो पता ही है 22/7, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है पहले से ही पता लगा, फोर्स निकालना, ये Q1 दे देगा, Q2 का वैल्यू दे देगा, r डिस्टेंस दे देगा, तो ये नहीं निकाल जाएगा, निकाल जाए। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट यही होता है। ठीक है, अब याद रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो यहां से पूछ देता है, क्या पूछ देगा कि बताओ जी जो हमारा E का वैल्यू जो है वो कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फिर ऐसे ही पढ़ सकते हो, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 2, ऐसे ही बोल सकते हो। जिसको क्या नाम देते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, तो विच इज called absolute permittivity of free space। तो absolute permittivity of free space जो है वो एप्सिलॉन नॉट को कहा गया है, जिसका वैल्यू क्या होता है, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से पूछ सकते हैं। पूरे को अंडरलाइन कर लो, विच इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है जी, तो यही होता है। कोई पूछा बोल रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात। तो जो ये हमारा F निकाला वो F क्या है, तो F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू रेस्ट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बताया था ना कि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या करता है कि फोर्स निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लीजिए। क्यों, क्योंकि रेस्ट चार्जेस, तो रेस्ट चार्जेस जो है वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में या फिर इलेक्ट्रोस्टैट बोलिए उसे पढ़ते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज के द्वारा लगेगा। Have you got it? इसीलिए बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या हुआ सर, और वो भी तो है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक के कारण भी फोर्स उत्पन्न हो रहा है और मैग्नेट के कारण भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो है, बट बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैट के अंतर्गत में आता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा हूं जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको जरा गौर कीजिए और ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं लिखा हूं कि ए स्टैटिक चार्जेस डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस
कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन ए में रहेगा क्या स्टैटिक चार्जेस, क्या मूविंग चार्जेस, कि बोथ, कि नन। तो कह दीजिएगा क्या स्टैटिक चार्जेस, यानी कि वैसा कोई चार्ज जो स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ रेस्ट में चार्ज है, दो चार्ज रेस्ट में है, तो वो डज नॉट यानी कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न नहीं करता, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब सर आपने बताया कि जो जैसे एक चार्ज दोनों रुका हुआ है तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन जब मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। बात को समझ गए, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट जस्ट लिसन टू मी, मैं आपको से बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पूछेगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सर स्टैटिक चार्ज जो रुका हुआ दो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा, तो करेगा कौन, तो जो चार्ज मूविंग है, जो मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर सकता है। तो इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करता हूँ। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है, व्हेन टू चार्जेस आर इन मोशन, जब दो चार्जेस मोशन में है, जब दो चार्जेस मोशन में है तो ईच चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जी हाँ, जब दो चार्जेस, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि जो चार्जेस है वो रेस्ट में है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट के कारण, इलेक्ट्रिक के कारण, वो तो तब होगा ना जब चार्जर जो है वो मोशन में रहे। इसीलिए बी केयरफुल, हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए अगर पिछला छूटा तो अगला भी छूटा, अगला छूटा तब तो फिर दिक्कत है, दिक्कत। क्यों, क्योंकि बस के अगले पहिया नहीं पार हुआ तो पिछला कहां से पार हुआ, इसीलिए बी मस्ट बी केयरफुल। एनी हाउ लिसन टू मी, तो कोई पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो, तो कोई भी दो चार्ज मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, जैसे ये एक ऐसे रखिए अच्छा लगता है, ठीक है, यह एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, दोनों मोशन में है, तो ये चार्ज फोर्स महसूस करेगा इसके कारण, और दोनों मोशन में है, लेकिन ये भी महसूस करेगा फोर्स इसके कारण, तो दोनों आपस में एक दूसरे महसूस कर रहा है फोर्स, तो इसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। तो इस डिफिनीशन को भी याद रखिएगा, यहां से भी आपको कोई पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो एक लाइन का ये था, ठीक है ना, डिफिनीशन जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी अंडरलाइन कीजिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों रहना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें तो गिवन बाय कूलम्स लॉ के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना, फोर्स दिया जाएगा। तो आप इतनी सारी चीजों को ध्यान रखें, और ये जो फार्मूलाज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसे भी हमेशा के लिए याद रखेगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देखिए अभी से मैं इतना आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जब ये चैप्टर्स लेके आएंगे ग्रेविटेशन, उस समय आपको तकलीफ नहीं हो, या फिर आप कहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी टीचर्स जस्ट लाइक ए गाइडेंस होता है। मैं यहाँ पे तो आपको बताऊंगा ही, बट फिर भी आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी हो, आप उसके एक बार रीडिंग कीजिए, समझ में आया चाहे नहीं, आपको रीडिंग करना चाहिए। जो मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ गए, अच्छी बात है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर से मैं आपको कुछ बताऊंगा। Now let us talk about the properties of electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया जी, और उसको कैसे निकालते हैं उसका भी आइडियाज दिया। अब स्टूडेंट, अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या विशेषता है, ये विशेषताएं के बारे में मैं आपको से डिस्कशन करूंगा, समझ गया ना। तो देखिए मैं यहाँ पे बताया हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो फ्लोइंग आर दी प्रॉपर्टीज होगा, नहीं यहाँ पे ध्यान ही नहीं, फ्लोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का कुछ निम्नलिखित गुण है, विशेषताएं हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज का हिंदी होता है गुण, विशेषता। हाँ सर ये पता है, बताइए नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, पता नहीं आप में से किसी का प्रिंटर खराब रहा तो क्या सोचेगा, है ना जी, विशेषता होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तब पहला बताया कि इट मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है कि अट्रैक्टिव रहे, एकदम खिंचाव महसूस करे, और हो सकता है कि रिपल्सिव रहे, यानी कि दूर दूर चला जाए, पास ना, जैसे कैसे,
चुंबक के केस में होता है, नॉर्थ नॉर्थ आएगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, और साउथ नॉर्थ आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो सर हमको ये बताइए कि आपने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी होगा, अट्रैक्टिव होगा, कैसे? मैं नहीं मानता। तो देखिए, अरे मेरे भाई, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर एक को प्लस दूसरा को भी प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा, या फिर माइनस माइनस भी रहेगा तो रिपेल करेगा, लेकिन माइनस प्लस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो समझ गया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव इन नेचर और अट्रैक्टिव इन नेचर कैसे होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो तरह का प्लस और माइनस। गॉट इट? तो इससे मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट, वो भी क्या है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। यह भी एक सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स को पूछा सर बताइए। अब जैसे कि देखो, ये Q1 हो गया और ये एक Q2 चार्ज हो, अब इसके बीच में कहीं एक सेंटर होगा, और यहां से दोनों क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, फोर्स को महसूस करेगा, यही सेंट्रल फोर्स हुआ। पिछले में बताया था ना ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में कि सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या, बस वही है, बीच से एकदम, यानी कि साइड से, ठीक है, बीच से जो फोर्सेस महसूस करेगा वो उसी को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है। देखिए, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, खास करके जो कंपटीशंस में आते हैं। तो आपको केयरफुल रखना है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स है या नहीं, तो ऑफ कोर्स है। तो क्या जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा रिपल्सिव हो सकता है? नहीं, हमेशा कैसे रिपल्सिव रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि अट्रैक्टिव ही हो सकता है ना, क्योंकि चार्ज दो प्रकार का, प्लस और माइनस। तो इतनी सारी चीजों को करते हैं साइड में, और नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। देखिए, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर रूल। देखो, जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि याद रहे कि कोई भी फोर्स अगर निकाल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो इसके स्क्वायर का है, तब कहेंगे कि इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। तो क्या नहीं था जी, नीचे स्क्वायर था ना। इसके केस में, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में क्या फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है, F बराबर 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो बाई R स्क्वायर यानी कि नीचे R स्क्वायर, तो इनवर्स, यस, इनवर्स स्क्वायर रूल को ऑलवेज करता है, फॉलो करता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है। इस हैंडसम टाइप क्वेश्चंस देखे हो, नाम सुने हो ना? हाँ सर सुने, क्या जानते ही हैं। तो उस तरह में भी पूछ सकता है कि रीजन है, बताइए कि करता कि नहीं करता, तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज आल्सो ए लॉन्ग रेंज फोर्स, कि जो हमारा ये क्या बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि बहुत दूर दूर तक लगी ये भी काम करता है, ठीक है। इट इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, यह भी एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन? तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बताया था कि पाथ कोई काम हो रहा है तो जो वर्क डन है, जैसे तैसे नहीं, माने कि इसी फोर्स का इस्तेमाल करके जो वर्क डन होगा वो पाथ सीधा ले चाहे जिगजैग ले, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल आएगा। वही हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे टिक आउट कीजिएगा और याद रहे जो बोल रहा हूं सब ध्यान से सुनना। इट इज अबाउट 10 टू द पावर 36 टाइम, इससे अंडरलाइन कीजिएगा, यहां से आ सकता है ऑब्जेक्टिव का चांसेस ये है कि जो है वो स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर है, यानी कि बहुत ताकतवर है। जो कितना है, तो 10 टू द पावर 36, 10 के पावर 36, 10 पर 36 को जीरो बैठाओ, 1 पर 36 जीरो, और उतना बरियार ये है, 1 पर 36 जीरो, तो उतना गुना ज्यादा बलशाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किससे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं हो, बहुत क्या, बहुत हो, ठीक है ना। और नहीं तो जैसे इस चीज को समझाता हूं, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर सपोज दैट ये खींचा यहां से यहां गिरा, जैसे कि मान लेते हैं, ऐसा तो अभी हो नहीं रहा है, हो भी रहा है, लेकिन क्या ही बोलो, कह नहीं सकते हैं, बट लिसन टू मी, समझा सकता हूं मैं आपको। जो ये है, सपोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहां से इतना स्पीड से गिरा है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो इतना स्पीड से जाता है गिरता है, कुछ कहना नहीं। आई होप कि आप समझ गए हो कि कितना शक्तिशाली है।
ये लास्ट वाला पॉइंट जो छठा प्रॉपर्टीज था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको खास करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, सीखे हो ना। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, बस आपको बस पेशेंस बनाए हो रहे। चलो ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और बातें करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू लर्न सम एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स की मैं बातें करता हूं। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इन एवरीडे लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बता दिया, उसका कुछ फार्मूलाज मैंने दिया, उसका प्रॉपर्टीज, उसका गुण बताया। अब समझ आ गया कि उस कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का क्या करूं, तो एग्जांपल्स की मैं बातें करूं, यानी कि कुछ एग्जांपल्स को समझ ले, है ना जी। लेट अस सी। देखिए मैं बोला यहाँ पे कि फ्लोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन एवरीडे लाइफ। जो हमारा प्रत्येक जीवन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या काम है, उससे कुछ एग्जांपल्स को हम लोग जानते हैं और सीखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पहला बताया मैं कि इफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। अगर कोई दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो जैसे ये कंडक्टर दोनों पैरेलल में एक दूसरे को रख दिया गया है, ठीक है, और इसके थ्रू करंट को पास करवाया गया जाए, तो क्या होगा कि द फोर्स में भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो जो फोर्स है वो हो सकता है रिपल्सिव रहे और अट्रैक्टिव रहे। मन में चल रहा हो कि कब रिपल्सन करे कब अट्रैक्टिव, तो दैट इज, जैसे मान लीजिए कि हमारा यह एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है ना। तो दोनों जो है वो करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव रहेगा, ठीक है। ए से डिनोट किए, वैसे करते नहीं है एफ से, मैं आपको समझा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। या फिर सपोज दैट, और लेकिन रिपल्सिव का, तो दो को कंडक्टर है, एक ऊपर की ओर करंट जा रहा है और दूसरा कंडक्टर में जो करंट है वो नीचे की ओर, तो जो फोर्स रहेगा वो रिपल्सिव रहेगा, यानी कि एफ आर। समझ गया ना कि फोर्स, दो पैरेलल कंडक्टर में से करंट जा रहा है तो कब अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा और कब रिपल्सिव फोर्स रहेगा, तो यही कैसे, हैव यू गॉट इट। वैसे भी देखो ना, अलग अलग जा रहा है, ऊपर ही नीचे, यानी कि हटो यहां से निकलो बेटा जब, यानी कि रिपल्सन ही हो रहा है, अलग जा रहा है, रिपल्सिव फोर्स। वैसे भी ट्रिक से भी याद रख सकते हो, और दोनों एक ही दाने, यानी कि अट्रैक्टिव ही है कि चलो भाई चलो साथ साथ, है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे देखिएगा ध्यान से, बट कोई पूछेगा तो बोल देना है कि मे भी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एटम्स जो है वो और बाउंडेड बाय इस पॉइंट्स को जो है वो क्या कीजिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अंडरलाइन नहीं करवाता हूँ, एग्जांपल से ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और बाउंडेड रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंडेड रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड रहता है, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ताकि वो स्थिर रहे, स्टेबल रहे, बाउंडेड रहे, रुका हुआ रहे। तो वो लगाने पर मजबूर कौन किया जी, तो प्रोटॉन ने किया, तभी तो एकदम पूरा इस प्रकार से है। और अगर नहीं लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो फट जाएगा, एटम्स वगैरह से सब चिकड़े हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए, मैं भी फट जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो एक प्रकार का एटम से ही बना हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दुनिया तहस नहस नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम्स में वो एक दूसरे को बॉन्डेड किए हुए है, पकड़े हुए, जकड़े हुए। बाकी का एक्सप्लेनेशन जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स इस सब में आपको पढ़ने का मिलेगा मौका, घबराना नहीं, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लिखा हूं कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे, इसलिए मॉलिक्यूल्स का रूप बनने के लिए, मॉलिक्यूल्स बनने के लिए इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस पॉइंट को भी टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही था, ताकि कोई पूछे तो बोल सकता है। एटम्स जो है वो कंबाइन करता है मॉलिक्यूल्स बनने के लिए, किसके कारण, एटम्स क्यों कंबाइन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चलते। इसलिए तो मॉलिक्यूल्स बनने के लिए, फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेगा मैटर बनने के लिए। सब कुछ देख रहा हूं, मैं भी तो मैटर हूं, हर एक चीज पदार्थ ही पदार्थ है ना। तो इतनी सारी चीजों को जो कुछ भी मैं बताया, इसे फौरन से आप नहीं बल्कि तुरंत इसे नोट कीजिए, ठीक है ना, इसे लिख लिए होंगे आई होप। वैसे भी ये लेक्चर काफी ज्यादा वास्ट चला गया, लॉन्ग भी चला गया,
आई होप कि आपने इजीली समझा होगा स्मूथ तरीके से। ठीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होता है तुरंत कमेंट कर सकते हैं आप, बाकी मैं आपको चेक करूंगा कि कहाँ पे आपको तकलीफ हो रहा है। समझ गया ना? 4 तरह का फोर्स होता है। इस लेक्चर में 2 ही तरह का फोर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं छोड़ा हूँ, और तो जानकारी होगा ही डेप्थ में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे तब। समझ गया ना? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। टेक केयर एंड लव यू ऑल। गॉट इट?